हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विच आर वेरी मच एक्सपेक्टेड इन योर टुमारोज बोर्ड एग्जामिनेशन। तो फाइनेंशियल मार्केट के आपको पता है 10 यूनिट्स हैं। सो व्हाट आई हैव डन, हर यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जामिनेशन में, दैट आई हैव कंपाइल्ड ऑल टुगेदर फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन एंड marathon video mein. I hope if you watch this, it is going to help you in your tomorrow's board exam. So without wasting time, let's start. Investment basic आपका यूनिट 1 है, राइट? और इस यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज डीमेटेरियलाइजेशन। तो डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, राइट, उनको इन्वेस्टर्स कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एंड वो इन्वेस्टर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। किसकी हेल्प से? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से। ये कौन होता है? ये एजेंट होता है। तो अभी आपको इस डीपी के बारे में इतना नहीं लिखना, आपको डीमेटेरियलाइजेशन पता होने चाहिए, जिसमें सिंपल आप ये लिख सकते हो कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसको बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द इंटरेस्ट रेट? तो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है डिमांड क्या है मनी की, गवर्नमेंट की कितनी बोरिंग्स हैं, सप्लाई कितनी है मनी की, और इन्फ्लेशन रेट क्या है, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। देन क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको पीपीएफ भी लिखते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो आप इसमें जो मनी जो सेव कर सकते हो, मैच्योरिटी पीरियड इसका 15 इयर्स होता है, राइट? और इंटरेस्ट जो मिलता है सेविंग्स पे वो एनुअली कंपाउंड होता है। टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो। यूनिट 2, सिक्योरिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सेबी? सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। एंड स्टैट्यूटरी पावर्स क्या है? तो पावर के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है इसका कि सेबी का क्या रोल है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का, ठीक है? जो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सिक्योरिटी मार्केट में डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो इस चीज को प्रमोट भी करता है एंड सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट भी करता है। मैंने आपको बोला था सेबी एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, राइट? देन यूनिट 3, प्राइमरी मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो पहला क्वेश्चन है आईपीओ क्या है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट? तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज जो है वो, सिक्योरिटीज पहले तो पता होना चाहिए सिक्योरिटी किसे बोलते हैं। शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, ये सब सिक्योरिटीज हैं। तो जब ये सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर की जाती हैं या सेल की जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं, बट दे आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसी को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट? तो प्राइमरी मार्केट में जो है सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम पब्लिक को सेल किया जाता है, ठीक है? सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है टू द पब्लिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब जो भी अनलिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कौन सी है? जिसने अभी तक अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी बाय और सेल नहीं किया, तो ये जो अनलिस्टेड कंपनी होती है जब फर्स्ट टाइम के लिए अपनी सिक्योरिटीज को, चाहे वो नई सिक्योरिटीज हो या एग्जिस्टिंग हो, बट फर्स्ट टाइम वो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में उसको सेल कर रही है या डील कर रही है, उसी को हम बोलते हैं कि it is dealing or it is selling the shares for the very first time, securities for the very first time to the public। तो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो फर्स्ट टाइम जो है अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज जो है ऑफर करती है पब्लिक को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि लार्ज नंबर ऑफ न्यू कंपनीज फ्लोट पब्लिक इश्यूज, राइट? तो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज जो है ज्यादातर जेन्युइन होती है
और कई जो होती हैं वो इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट भी करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करे तो वो पहले देख ले, कंपनी के बारे में स्टडी कर ले। तो क्वेश्चन हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हाट डू यू सजेस्ट टू स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट इशू। तो जब भी अगर आपको, आप अपने आप को इन्वेस्टर समझिए और आप क्वेश्चन को रीड करिए कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे शेयर्स जो है दे आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें आप ये देखिए सेबी ने क्या गाइडलाइन इशू की है। एक तो वन मार्कर ये भी आ सकता है, सेबी की फुल फॉर्म विच इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कंपनी को जो है सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए पब्लिक को। और इस इंफॉर्मेशन में क्या बताना चाहिए कि क्यों फंड्स रेज कर रही है कंपनी, कहाँ स्पेंड करेगी, कितनी रिटर्न मिलेगी इन्वेस्टर्स को, और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है। सो प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन, कितना इशू कर रही है कंपनी, स्टेटस क्या है कंपनी का, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, सब मेंशन होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए कि दे शुड गो ऑल सच इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, सो दैट वो ये डिसाइड कर पाए कि वेदर दे हैव टू इन्वेस्ट और दे डोंट हैव टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why do companies require to issue shares to the public? पूरा क्वेश्चन क्या है कि ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो दे आर स्टार्टेड प्राइवेटली बाय द प्रमोटर्स। ठीक है। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो कैपिटल लेकर आते हैं, कुछ वो बोरो करते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन फिर भी उतने फंड्स नहीं सफिशिएंट होते कि वो बिजनेस को रन कर पाए। तो अब आपको बताना है क्यों कंपनीज को शेयर्स इशू करने की रिक्वायरमेंट होती है। वाई? क्योंकि जो भी पैसा ये प्रमोटर्स या प्रोमोटर्स लेकर आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या जो भी पैसा ये बैंक से बोरो करते हैं, ये सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है। फॉर रनिंग द बिजनेस ओवर अ लॉन्ग टर्म। इसलिए इनको जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि वो शेयर्स इश्यू करें ताकि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके कि वो कंपनी के शेयर्स खरीदें और कंपनी में इन्वेस्ट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपका, राइट। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को हम यूरो इश्यूज भी बोलते हैं। तो जब भी इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी में पैसे रेज करने हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी में रिसोर्सेज या फंड्स रेज करने हैं, तो दो तरीके हैं। पहला तो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है, जिसको यूरो इश्यूज भी बोलते हैं, और दूसरा यही वाला है आपका जीडीआर एंड एडीआर। तो अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में आएगा तो आपको यही लिखना है कि दे आर यूरो इश्यूज, दे आर नोन एज यूरो इश्यूज। एंड जब भी इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज करने हैं तो इट इश्यूज द बॉन्ड्स विच आर कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब एडीआर क्या है? अब जितने भी यूएस इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो दे कैन बाय द फॉरेन शेयर्स इजीली। ठीक है। सी बेसिकली एडीआर क्या है? एक सर्टिफिकेट है विच इज इशूड बाय यूएस बैंक दैट रिप्रेजेंट शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। ओके, देखिए, जैसे सपोज इंडियन कोई कंपनी है, मैं इसको सिंपल वे में आपको समझा देती हूँ। इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है। अब इंडियन कंपनी ने फॉर यूएस से इंडियन कंपनी वांट्स कि यूएस से इन्वेस्टर्स जो हैं वो आए और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो अब यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं
तो दे विल गेट द सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड एज ADR। ठीक है, सो ADRs जो हैं दे आर ट्रेडेड इन द US स्टॉक मार्केट, एंड जो US इन्वेस्टर्स हैं वो ये वाले इंडियन कंपनी के शेयर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। सिंपल, बस आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा अभी इट इज आई नो कि 10th क्लास के हिसाब से थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ यही अभी ये समझेंगे, जब भी इंडियन कंपनी ने अगर इंडियन कंपनी वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो अगर इंडियन कंपनी अपने जो शेयर्स इशू कर रही है सिर्फ यूएस में, और यूएस इन्वेस्टर्स जो है इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इन रिटर्न जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको बदले में क्या मिलता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जो इजीली यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड वो कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स? यहाँ पे भी इंडियन कंपनी जो है दे कैन रेज द इंडियन कंपनी कैन रेज द मनी फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, लेकिन एडीआर और जीडीआर में फर्क क्या है? एडीआर सिर्फ यूएस में ही ट्रेड होता है, लेकिन ये जीडीआर जो है इट कैन बी ट्रेडेड इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एडीआर सिर्फ यूएस में होता है, और जीडीआर जो है इसमें इंडियन कंपनी जो है वो इट कैन रेज द कैपिटल इन मैनी कंट्रीज, राइट? ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है, यू कैन इंडियन कंपनी कैन गेट मनी फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टर इजिली। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इट इज मेनली जो भी जितने भी कंपनीज पब्लिक इशू करती है, ठीक है, वो कौन हैंडल करता है? इट इज हैंडल्ड बाय द मर्चेंट बैंकर्स। ठीक है, वो उनका काम होता है, वो प्रोजेक्ट को अप्रेस करते हैं एंड फाइनलाइज करते हैं कि प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट होगी, प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं, प्रोस्पेक्टस भी प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मेन बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, दे प्रिपेयर द प्रोस्पेक्टस। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइनल अप्रूवल के लिए हम सबमिट किया जाता है, कंपनी सबमिट करती है किसको? सेबी को, राइट? सो ये बेसिकली आपको लिखना है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लोर प्राइस? फ्लोर प्राइस क्या होता है? लोवेस्ट प्राइस होता है एट विच आईपीओ में बिड ऑन। अब जब भी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो एक तो इसमें देर आर टू मेथड्स। ठीक है, हम आगे देखिए क्वेश्चन भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन, आई हैव पुट अ वन क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए वो आगे आएगा तो आगे करेंगे, अभी हम इसे ही करते हैं। तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, वो फ्लोर प्राइस क्या है? लोवेस्ट प्राइस है एट विच आईपीओ में बिड ऑन। इन्वेस्टर्स जो है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है बेटा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक जरा सा ब्रीफ में आपको इधर समझा ही देती हूँ, तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड अगर आपने मेरी डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक होता है मिनिमम प्राइस जिसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, एक होता है मैक्सिमम प्राइस जिसको बोलते हैं कैप प्राइस, तो इसको हम रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, रेंज में मतलब रेंज का मतलब है जैसे ये आपका हो गया फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस हो गया 120। तो फ्लोर प्राइस का मतलब है कि ये वो मिनिमम प्राइस है जिससे कम कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं करेगी, और 120 इज द मैक्सिमम प्राइस जिसके बियॉन्ड कंपनी विल नॉट गो, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट कैन नॉट बी मोर देन 20%। सो ये लोवेस्ट प्राइस है, ठीक है, एट विच आईपीओ में बिड ऑन। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्ट, ये मिनिमम प्राइस है जिस पे कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी। सो व्हाट इज प्राइस बैंड? प्राइस बैंड का मतलब होता है प्राइस रेंज, जो मैंने अभी आपको बताई है, फ्लोर प्राइस और ये कैप प्राइस।
तो इसको हम प्राइस रेंज बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, लोअर लिमिट को बोलते हैं फ्लोर प्राइस, ये 100 वाली, और अपर लिमिट को बोलते हैं कैप प्राइस, 120 वाली, राइट। सो डिफरेंस कैन नॉट बी मोर देन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राइट। अब हु डिसाइड द प्राइस बैंड, तो यहाँ पे कंपनी सेबी का कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि प्राइस बैंड क्या होगा, लेकिन किसकी कंसल्टेशन से, मर्चेंट बैंकर्स के साथ कंसल्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी द प्राइस बैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो रोल्स बताने हैं ऑफ द रजिस्ट्रार रिलेटेड टू पब्लिक इश्यूज। तो रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है कि वो एक जो फाइनल लिस्ट होती है कि कौन कौन से एलिजिबल एप्लीकेंट्स है उनकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करती है, इनवैलिड एप्लीकेशंस को रिमूव कर देती है, जो शेयर्स हैं इन्वेस्टर के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करती है, और जिन एप्लीकेंट्स को शेयर्स नहीं मिले हैं उनको रिफंड कर देती है। ओके, नेक्स्ट है, आपको बताना है वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये मैंने आपको बताया, कोई भी जो अनलिस्टेड कंपनी है जिसने आज तक कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया, वो फ्रेश इशू या वो अपने पहली बार फर्स्ट जो न्यू सिक्योरिटीज है या वो ट्रेड करती है, ऑफर करती है पब्लिक को, या कोई एग्जिस्टिंग उसके सिक्योरिटीज हैं अनलिस्टेड कंपनी के, it offers to the public for the very first time। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी जो अनलिस्टेड कंपनी है जिसने आज तक कभी भी अपने सिक्योरिटीज को ऑफर नहीं किया, वो फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज, चाहे वो नई सिक्योरिटीज हो चाहे वो पुरानी सिक्योरिटीज हो, उसको पब्लिक को ऑफर कर रही है, उसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है, क्योंकि जहां पे अभी तक प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग फर्दर इशू। तो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी जो है अपने स्टॉक एक्सचेंज में डील कर चुकी है, इसलिए इसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो ये भी अपने नए शेयर्स, नई सिक्योरिटीज है या एग्जिस्टिंग है, पब्लिक को देती है, ठीक है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्दर इशू, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज ट्रेडेड ऑन दी, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, नाउ वो आगे और इशू करना चाह रही है पब्लिक को। सो दिस इज द सेकेंड टाइप। थर्ड इज राइट इशू। राइट इशू में क्या है कि कंपनी जो है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं अगर वो कोई भी इशू कर रही है और फ्रेश इश्यूज कर रही है, फ्रेश सिक्योरिटीज लेकर आ रही है, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी, तो उनको राइट मिलता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू बाय दो सिक्योरिटीज फर्स्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट इशू। देन प्रेफरेंशियल इशू, यहाँ पे जो कंपनी की सिक्योरिटीज है वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर की जाती है, तो प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल इशू। नाउ व्हाट डज लिस्टिंग एग्रीमेंट मींस? लिस्टिंग का मतलब होता है जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, तो कंपनी को एक लिस्टिंग एग्रीमेंट एक्सचेंज के साथ करना पड़ता है, और उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं जो कंपनी को चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। नाउ प्राइमरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको प्राइमरी मार्केट के रोल बताने हैं कि इट इज द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में मैंने बोला ना, वो मार्केट है जहां पे न्यू सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम ट्रेड होती है। देन प्राइमरी मार्केट एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंपनीज को, गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि वो अगर उनको फंड्स की जरूरत है तो वो अपने शेयर्स जो हैं प्राइमरी मार्केट के थ्रू सेल कर सकती है, एंड लोगों को इनवाइट कर सकती है कि वो शेयर्स को खरीदे एंड इन्वेस्ट करें। देन ये जो सिक्योरिटीज हैं फेस वैल्यू में भी इशू होती हैं, डिस्काउंट में भी होती है, प्रीमियम पे भी होती है। जैसे फेस वैल्यू का मतलब है अगर 10 रुपए का शेयर है तो डिस्काउंट पे है तो 8 का ऑफर भी हो सकता है,
प्रीमियम है तो 12 रुपए पे भी हो सकता है, राइट। देन ये जो सिक्योरिटीज है ये डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी इशू हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है अगर हम शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं थ्रू बुक बिल्डिंग और शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू। देखो बुक बिल्डिंग में तो मैंने आपको बताया है कि जिस प्राइस पे सिक्योरिटीज लोगों को अलॉट होंगी वो पता नहीं होता है, इट इज नॉट नोन इन केस ऑफ ऑफर थ्रू बुक बिल्डिंग, क्योंकि क्या होता है कंपनी एक रेंज बता देती है कि ये रेंज है। अब इन्वेस्टर्स बोली लगाते हैं, कोई बोलता है 150 का, सॉरी 110 का, कोई बोलता है 120 के हम खरीदेंगे, कोई 130 के। तो इस रेंज के बीच में ही इन्वेस्टर्स बोली लगाते हैं, बिडिंग करते हैं। फाइनल किस प्राइस पे इशू होगा वो पता नहीं होता है अभी, ठीक है। लेकिन जब पब्लिक इश्यूज नॉर्मल पब्लिक इशू होता है तो उस केस में प्राइस किस प्राइस पे सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को इशू की जाएंगी वो एडवांस में इन्वेस्टर को पता होता है, लेकिन बुक बिल्डिंग में नहीं पता होता। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि बुक बिल्डिंग में डिमांड जो है वो पता लग जाती है एवरीडे, राइट। लेकिन पब्लिक इशू में डिमांड जो है वो जब इशू क्लोज होता है तभी पता लगेगी। नाउ व्हाट इज कट ऑफ प्राइस? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ने बोली लगाई 110, 120, 130, लेकिन किस एक्चुअल प्राइस में इशू होगा उसको एक्चुअल इशू प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। सपोज कंपनी एक्चुअली इशू कर रही है 135 में, तो वो हो गया आपका कट ऑफ प्राइस, राइट। नाउ कम्स सेकेंडरी मार्केट। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या फर्क है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो रिस्क टेकर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अच्छा ये चीज है, दे आर रिस्क टेकर्स, दे आर ओनर्स, और इनके जो डिविडेंड होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। और दूसरा, जब भी कैपिटल रीपे करने की बात होती है तो उस केस में सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं दो राइट्स, एक तो फिक्स डिविडेंड उनको मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है। अगर बात आती है कि पहले किसको डिविडेंड पे किया जाए, इक्विटी को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है, तभी इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेकेंडली, इनको अपने जो इन्होंने पैसा लगाया कंपनी में वो पैसा भी इनको रीपे पहले होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट आता है डेट मार्केट। क्या है, सेगमेंट्स कौन से हैं? डेट मार्केट वो मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर्स दे बाय एंड सेल डेप्ट सिक्योरिटीज। डेट मतलब कि होता क्या है, अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, तो कंपनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। एक तरह से बोरिंग्स होती है, कंपनी बोरो करती है। आपने अगर शार्क टैंक देखते हैं, आप जरूर देखिए बेटा शार्क टैंक, उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो भी आता है फंड रेज करने के लिए वहां पे, तो इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, हम 50% 50% इक्विटी और 50% डेब्ट। इक्विटी का मतलब होता है वो कंपनी का शेयर मांग रहे, और डेब्ट का मतलब वो है कि वो एक तरह से जो पैसे लेने फंड रेज करने आया है उसको बोल रहे हैं कि तुम हमसे बोरो कर। तो लेट लेट पर्टिकुलर कम टू द मेन थिंग कि डेट क्या है। अगर कंपनी को पैसे की फंड्स की जरूरत है तो कंपनी डेट इशू करती है, और बदले में जो डेट खरीदता है वो कंपनी को पैसा दे देता है, फंड्स दे देता है। पर कंपनी को, क्योंकि ये बोरो किया है कंपनी ने, कंपनी को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पैसा वापस करना पड़ता है। तो कौन से तीन मेन सेगमेंट्स हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती है सेंटर, स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटीज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो टैक्स फ्री होते हैं,
कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आते हैं कमर्शियल पेपर एंड बॉन्ड्स। बस इतना ही याद रखना आपको। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक? ग्रोथ स्टॉक कौन सी ये वो कंपनीज हैं, उन कंपनी के स्टॉक्स हैं जो कंपनी बहुत अच्छे अर्निंग्स कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो उन कंपनी के स्टॉक्स को बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक। और वैल्यू स्टॉक कौन सी कंपनीज हैं कि इन कंपनीज के जो स्टॉक्स है उनकी वैल्यू इज नॉट टू गुड, वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है, उनके स्टॉक प्राइसेस, शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स इनको क्यों खरीदते हैं? क्योंकि दे बिलीव कि इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस फ्यूचर में 100% जाके बढ़ेगी, तो इसलिए उनको बोलते हैं वैल्यू स्टॉक। इन कंपनीज के चाहे शेयर्स के प्राइस अभी आज प्रेजेंटली कम हो, लेकिन इनके पास एसेट्स होते हैं, काफी बिल्डिंग्स हैं, रियल एस्टेट है, एक्सेट्रा। अच्छा, व्हाट डज मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड रेफर टू? मेच्योरिटी का मतलब है कि वो डेट जब बॉन्ड मेच्योर होगा, यानी वो डेट जब बोरोअर जो है पैसा वापस कर देगा, जो भी उसने बोरो किया था, दैट इज कॉल्ड मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, अगर जिसने भी बॉन्ड लिया है देखिए, बॉन्ड भी एक तरह से जैसे डेट में बोरो करती है कंपनी, तो इसी तरह बॉन्ड भी यूज होता है बोरिंग के लिए। तो मेच्योरिटी का मतलब है कि वो डेट जब बोरोअर पैसा वापस कर देगा जो उसने उधार पे लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, खरीदी और बेची जाती हैं सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मैंने आपको बताया ही है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। रोल क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? मोबिलाइज करती है सेविंग्स। मोबिलाइज का मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से ना मिडलमैन है। कैसे मिडलमैन है? स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, और ये पैसा स्टॉक एक्सचेंज आगे कहीं इन्वेस्ट भी करता है। और बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग में आप इतने लिखोगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है अपनी सेविंग्स दे पुट इनटू द स्टॉक मार्केट, और इसी को बोलते हैं चैनलाइजिंग द सेविंग्स और मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स। कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसमें हमारा आगे का पॉइंट आता है, जो इन्होंने इन्वेस्टर्स से जो इन्वेस्टर्स ने अपना स्मॉल सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगाई है, अब स्टॉक एक्सचेंज इसको क्या करते हैं, जिन इंडस्ट्रीज को पैसे की जरूरत है उनको आगे दे देते हैं ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी ग्रो करे। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थर्ड पॉइंट है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कभी भी, जब भी उनको, जैसे किसी भी इन्वेस्टर ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और बदले में शेयर्स ली, अब उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो इन शेयर्स को कभी भी बेच सकता है। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। ट्रांजैक्शन सेफ होती हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है दे आर रेगुलेटेड, इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सेबी जो है वो पूरा कंट्रोल रखता है इनके ऊपर। प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, डिबेंचर्स के, वो कैसे डिटर्मिन होते हैं? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ट्रांसपेरेंसी भी है क्योंकि अब सब ऑनलाइन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। नाउ एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिटर्न रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स इन इक्विटी। तो दो तरह की रिटर्न्स होती हैं, एक तो शेयर की वैल्यू ग्रो करती है और दूसरा डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज दिस डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम ओवरकम? डेफिशिएंसी कौन सी है? ये वाली, कि जो पहले स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती थी वो ओपन आउटक्राई सिस्टम था, मतलब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे, बोली लगती थी, लेकिन उस बहुत टाइम कंज्यूमिंग और इनएफिशिएंट मेथड था। तो ये कमी कैसे पूरी हुई है? थ्रू दी फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे जिसको भी शेयर्स खरीदने हैं, अब उसको बोली नहीं लगानी, कंप्यूटर वो खोलेगा, कंप्यूटर में एंटर करेगा कितनी क्वांटिटी लेनी है उसको शेयर्स की, किस प्राइस पे लेनी है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट, व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है कि जब भी क्लाइंट जो है जो भी ट्रेडिंग मेंबर है वो क्लाइंट के बिहाफ पे जब भी कोई ट्रेडिंग करता है, शेयर्स खरीदता है, बेचता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा जो एक कंफर्मेशन है ऑफ ट्रेड डन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो भी ट्रेडिंग मेंबर ने क्लाइंट के कहने पे ट्रेडिंग की है तो उसकी कंफर्मेशन कैसे मिलती है? थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट नोट, कि हाँ मैंने ये ट्रेडिंग जो आपने बोला था मैंने उतनी सिक्योरिटीज खरीदी है या बेची है, तो कंफर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या होता है? नेम, एड्रेस, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, देन ऑफ द उसके बाद डीलिंग ऑफिस एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, फिर डेट ऑफ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेट्रा, ऑर्डर नंबर ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप ही, ट्रेड नंबर, क्वांटिटी कितनी सिक्योरिटी खरीदी है, बेची है, ब्रोकरेज कितना रेट है, जीएसटी कितना लगेगा एक्सेट्रा। अब कौन सी प्रिकॉशंस इन्वेस्टर को लेनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि जो ब्रोकर जिसके के थ्रू वो ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर्स बेच रहा है, खरीद रहा है, क्या वो सेबी से के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। उसको इंश्योर करना चाहिए कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाए। और ये भी देखना चाहिए कि जो देखिए हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है, पर इन्वेस्टर्स को ये देख लेना चाहिए कि जो भी रिस्क वो लेने जा रहा है वो क्या टॉलरेट कर सकता है इतना रिस्क या नहीं। इन्फॉर्म डिसीजंस लेने चाहिए, कंपनी के बारे में स्टडी करना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि लो प्राइस स्टॉक में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, लो प्राइस स्टॉक को पेनी स्टॉक्स भी बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि लो प्राइस स्टॉक में वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि फिर उसको हाई रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। और कोई भी अनाउंसमेंट हो रही है, कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स से एकदम बहुत इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और बहुत केयरफुल होकर स्टॉक्स के बारे में स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी? इक्विटी में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है? एक तो बहुत रिवॉर्डिंग होती है, ठीक है, और दूसरा अगर आप शेयर्स में, इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए तो बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलती है। ओके, अब ये इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि आपको ऐसे दिया होगा एक बिट और बाय साइड का कॉलम, एक आस्क या सेल साइड का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आस्क प्राइस और बिड प्राइस? तो ये देखिए यहाँ पे आपको इतना लिखना है, बिड प्राइस क्या है, आस्क प्राइस का पहले पढ़ लेते हैं हम। ये वो प्राइस है एट विच देयर इज सेलर हु इज रेडी टू सेल हिज स्टॉक, ठीक है। तो ये वो प्राइस है कि जहाँ पे सेलर जो है इज रेडी टू सेल हिज स्टॉक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिड प्राइस, अगर इसमें देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी है कि आपको बताना है बेस्ट सेल ऑर्डर कौन सा है। सो इट इज यहाँ पे ऑर्डर विद द लोएस्ट सेल प्राइस। लोएस्ट सेल प्राइस कौन सा है? 2000 शेयर्स पे लोएस्ट सेल प्राइस कौन सा है? ये वाला, राइट। सो इट इज द आस्क को हम ऑफर प्राइस भी बोलते हैं। इट इज व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग। तो इट इज द रेट एट विच देयर इज सेलर हु इज रेडी टू सेल हिज स्टॉक। सो अगर सेलर तो अपना स्टॉक देखो तभी बेचेगा ना जब उसको उतना पैसा मिलेगा जितना वो मांग रहा है। सो इट इज दिस। और व्हाट इज बाय और बिड प्राइस? So it is the price at which there is ready buyer for the stock. तो अगर आप अपना स्टॉक किसी को बेचना चाहते हैं तो बिड प्राइस कौन सा है? ये वो प्राइस है जहां पे आपको एक रेडी बायर मिल जाए, राइट। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बेस्ट बिड ऑर्डर बताना है स्टेबल से। सो इट इज ये हाईएस्ट प्राइस,
हाईएस्ट प्राइस, राइट। तो ये आपको, ये वो प्राइस है जो जिस प्राइस पे आपको बायर मिल जाएगा, राइट। ओके, देन टू एडवांटेजेस आपको बताने हैं सेकेंडरी मार्केट के। तो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्यों लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है? जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको अपने शेयर्स को कन्वर्ट करना है कैश में, जब भी उनको पैसे की जरूरत है, तो वो अपने शेयर्स को बेच सकता है और उसको कैश मिल जाएगी इमिडिएटली। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती है। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं और इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एप्रिशिएट हुई। ओके, व्हाट इज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट? एक्सप्लेन द फीचर्स। सो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बोला है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जो है पैसा देती है उधार पे, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे जैसे कंपनी है, उसको पैसे की जरूरत है, तो इट विल इशू डेट, और जो लेंडर है वो ये खरीदेगा और बदले में जो है मनी लेंड कर देता है कंपनी को, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में। तो लेंडर बोलता है मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years, राइट। लेकिन बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या है? ये भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन कौन इशू करता है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डिबेंचर्स कौन इशू करता है? प्राइवेट कंपनीज करती है। ओके, अब फीचर्स बताने हैं। 3 फीचर्स है डेट के: मेच्योरिटी, कूपन, प्रिंसिपल। मेच्योरिटी क्या है? कि मेच्योरिटी का मतलब है वो डेट जहाँ पे जो है बोरोअर रीपे कर देगा, ठीक है। कंपनी, यहाँ पे कंपनी बोरोअर थी, कंपनी ने पैसा लिया था, तो सपोज कंपनी जो है मेच्योरिटी आने पे पैसा वापस कर देगी। ओके, कूपन का मतलब है रेट ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट दैट आर मेड बाय द बोरोअर। सो कूपन रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली। और प्रिंसिपल मतलब वो अमाउंट जो बोरो किया गया। अब कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला है स्टॉक स्पेसिफिक और दूसरा है मार्केट स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब वो फैक्टर्स जो कंपनी के ही कंपनी से रिलेटेड है, जैसे कंपनी की फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, और टेक्नोलॉजी मार्केटिंग स्किल्स कैसी है। तो ये सारे जो देखिए, स्टॉक का प्राइस ना इन्फ्लुएंस करता है, 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला जो फैक्टर्स हैं कि कंपनी से रिलेटेड ही है, कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है मार्केट में। मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर कौन से हैं? वो मूड, इन्वेस्टर के मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट है तो प्राइस अप हो जाएगा स्टॉक का, इन्वेस्टर्स वर्डेड है तो प्राइस कम होगा। अब आते हैं यूनिट 5 पे, डेरिवेटिव। इसमें से आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, यू कैन मतलब इतना ज्यादा इस पे टाइम मत लगाइएगा। तो अगर क्वेश्चन एक आ सकता है तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? विद डील इन कॉन्ट्रैक्ट, वो उन कॉन्ट्रैक्ट में डील करती है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक कमोडिटी पे। तो यू कैन लीव दिस यूनिट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यूनिट 6, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। तो फर्स्ट हो गया, इसको मैं ना ऐसे लिख देती हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिंग मेंबर्स। अब 2 डिपॉजिटरीज के नाम, इनकी भी फुल फॉर्म आती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो पहला है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज मेंट बाय आईएसआईएन? इसके भी 1 मार्कर फुल फॉर्म आ सकती है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कोड्स।
ये 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। हर सिक्योरिटीज को ये नंबर असाइन होता है। देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? तो ये बेसिकली वो हैं जो इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू इट्स एजेंट्स, ठीक है। तो डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी जो है इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने एजेंट्स के थ्रू, और इन्हीं एजेंट्स को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिंग मेंबर्स। 4 बेनिफिट्स बताने डिपॉजिटरी के कि ये इनकी हेल्प से सिक्योरिटीज इजीली फटाफट ट्रांसफर हो जाती है, स्टैम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी में भी रिडक्शन है, और नॉमिनेशन फैसिलिटी बहुत इजी हो गई। व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटरी? बैंक में क्या होता है, आप फंड्स डिपॉजिट कराते हो, डिपॉजिटरी में लेकिन आप सिक्योरिटीज डिपॉजिट करते हो। यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द अकाउंट्स, और यहाँ पे सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है। बेनिफिट्स क्या है व्हेन यू पार्टिसिपेट इन डिपॉजिटरी? ये वाला अभी हम कर ही चुके हैं, यही वाला आंसर है बेटा, यही बेनिफिट, सेम क्वेश्चन हो गया वो बाय चांस। अब आपको अपने व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजिंग ऑफ शेयर्स, यानी आप अपने फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे कन्वर्ट करते हो? तो इसके लिए आपको एक डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास होता है, और फिर आप वो फिल करके along with the physical certificate submit कर दोगे, right? Unit 7 is about mutual funds. Let's start with this unit. First है explain the various type of risk in investing in mutual fund. तो पहला है market risk। तो स्टॉक के प्राइसेस गिरेंगे या बढ़ेंगे वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे कर रही है, जस्ट अ सेकेंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, राइट? ओके। नॉन मार्केट रिस्क, इसमें जो है कोई भी अगर कंपनी के बारे में बैड न्यूज है उससे स्टॉक के प्राइस गिर सकते हैं। तो कंपनी की न्यूज इंडिविजुअल फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो आपको पता है बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड का प्राइस भी कम होता है, तो ये भी एक रिस्क है म्यूचुअल फंड में। और क्रेडिट रिस्क, सो अगर फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, ठीक है, तो हमेशा ये रिस्क रहता है कि कंपनी जिसने भी बोरो किया है अगर वो रीपे नहीं करते अपना अमाउंट जो उन्होंने बोरो किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 राइट्स आपको बताने हैं दैट आर अवेलेबल टू म्यूचुअल फंड होल्डर। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्वेश्चन को। पहला तो ये राइट है, म्यूचुअल फंड जो भी होल्डर्स जो इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, दे हैव द राइट टू रिसीव यूनिट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, उनको मिलना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है जहाँ पे फंड्स उनका पैसा लगाया जा रहा है, तो उनको दे हैव द राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। फिर दे ऑल्सो हैव द राइट कि दे शुड गेट द डिविडेंड, राइट? तो ये चीजें, द ट्रस्टी शेल बी बाउंड टू मेक डिस्क्लोजर्स टू द यूनिट होल्डर्स, और दे ऑल्सो हैव द राइट टू रिसीव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 3-4 पॉइंट्स भी आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड में क्या फर्क है? पहला पॉइंट अगर हम ले लिक्विडिटी का, ओपन एंडेड फंड्स जो हैं दे ऑफर हाई लिक्विडिटी, क्लोज एंडेड लैक लिक्विडिटी। सेकेंड, वे ऑफ इन्वेस्टिंग, तो ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं दे ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग, काफी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट? आप वहां लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड फंड्स जो होते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे यू इट परमिट इन्वेस्टमेंट सोनली ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम है।
देन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग थर्ड बेसिस है। ओपन एंडेड फंड जो है दे ऑफर द बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, लेकिन ये बेनिफिट नहीं मिलता है क्लोज एंडेड फंड्स। और रिस्क टॉलरेंस की बात करेंगे तो ओपन एंडेड फंड्स किसके लिए सूटेबल है? जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते, अवेयर नहीं होना चाहिए, एवर्स। और क्लोज एंडेड उनके लिए बेनिफिशियल है जो रिस्क लेना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेनिफिट्स हमें बताने हैं इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जो जिनके पास ज्यादा फंड्स नहीं है वो अपने थोड़े थोड़े सेविंग्स भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। फिर यहाँ पे बेनिफिट हमें मिलता है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट का, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, काफी एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो आपका पैसा जो है एक अच्छी जगह लगाएंगे ताकि रिस्क कम हो। देन आपका, वही मैंने आपको बोला है अभी ऊपर वाले पॉइंट में, कि रिस्क जो है वो कम होता है क्योंकि दे डू नॉट इन्वेस्ट इन वन थिंग, दे इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो। वो कुछ पैसा शेयर्स में लगाते हैं, कुछ डिवेंचर्स में भी लगाते हैं, कुछ बॉन्ड्स में लगाते हैं, तो इससे रिस्क कम हो जाता है। एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि दे डू नॉट चीट द इन्वेस्टर, दे प्रोवाइड एवरी इंफॉर्मेशन टू देम, राइट। देन चॉइस, जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टर को काफी चॉइस बताता है, देता है। दे कैन इन्वेस्ट इन वेराइटी ऑफ फंड्स। एंड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो एक तरह से उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड बेसिकली ये फंड इन्वेस्ट करते हैं इन सेम पैटर्न, वो उसी तरह अपना उस तरह इन्वेस्ट करेंगे जैसे सपोज निफ्टी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड है, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा ओनली इन दी निफ्टी 50 स्टॉक। तो ये वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो कोई जो पॉपुलर मार्केट इंडेक्स है उन्हीं को कॉपी करते हैं, जैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को देख के ये फंड्स भी इन्वेस्ट करते हैं। ओके, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है, ये मैंने आपको वही बोला, उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स हैं जो अभी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को पूरा विश्वास है कि फ्यूचर में इनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। नेट एसेट वैल्यू का क्या मतलब है? इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ assets minus total value of liabilities। सिंपल, ज्यादा नहीं करना। एक्टिव फंड मैनेजमेंट क्या है? एक्टिव फंड मैनेजमेंट में यहाँ पे फंड मैनेजर है वो सोच समझ के जो है इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया है, तो म्यूचुअल फंड को कौन मैनेज करेगा? फंड मैनेजर मैनेज करेगा। तो यहाँ फंड मैनेजर डिसीजन लेता है कि कहाँ आगे शेयर्स में लगाना है, डिबेंचर्स में लगाना है, बॉन्ड्स में लगाना है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं एक्टिव फंड मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय गिल्ड फंड्स? सो ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और बहुत सिक्योर, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, तो काफी सिक्योर्ड होती है और सेफ्टी होती है इसमें। यूनिट 8 पे आते हैं, मिसलेनियस। निफ्टी इज बैरोमीटर ऑफ इंडियन मार्केट। तो आपको बताना है निफ्टी क्या है। निफ्टी एक तरह से 50 स्टॉक इंडेक्स, जो बहुत अच्छी कंपनीज के 50 स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शेयर प्राइसेस अप जा रहे हैं, तो निफ्टी इज द कंपाइलेशन ऑफ दोस 50 stocks of the good performance companies, right? तो यहाँ पे लिखा भी है ये it comprises of largest liquid stock. Now explain the following: function of clearing corporation or type of return received by investor in equity. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या परफॉर्म करती है फंक्शन? इट क्लियर्स एंड सेटल ऑल द ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन्स को सेटल करना, फिर पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करना। कौन सा प्रोसेस को कंप्लीट करना?
शेयर्स रिसीव करने, डिलीवर करने टू द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है कि जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं मार्केट में, ठीक है, उन whether they are receiving, they are delivering the shares, so it ensures that the entire process of receiving and delivering of the shares is complete. Then it also gives financial guarantee for the transactions. Now rolling settlement के ऊपर भी क्वेश्चन आपका 2 मार्कर आ जाता है कि what is T+2। तो ये T+2 सेटलमेंट डेट है। जैसे देखिए ट्रेडिंग हुई है मंडे, it is called as T day. Now what is T+2 day? ठीक है, मंडे। सो T+1 अब मान लो क्या हो गया, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। T+2 आपका हो गया वेनसडे। तो वेनसडे को सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट होगी मतलब जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो पेमेंट करेगा और जिसने शेयर्स सेल किए वो उन शेयर्स को डिलीवर करेगा। ओके नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। तो पहले तो पता होना चाहिए कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है। ये वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है जो कंपनी लेती है और उन डिसीजंस की वजह से इफेक्ट किसको पड़ता है, शेयर होल्डर्स को, राइट। सो ये जो भी डिसीजंस हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो भी डिसीजंस या एक्शंस हैं, इट चेंजेस द कंपनी और इट शेयर्स, कंपनी के शेयर प्राइस चेंज होते हैं। तो एग्जांपल कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस के, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, मर्जर, एक्विजिशन एक्सेट्रा। अब कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है जब कंपनी कॉर्पोरेट डिसीजंस लेती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं इट में इंक्रीज और वैल्यू ऑफ या प्राइस ऑफ द शेयर में गो डाउन। देखो टोटल वैल्यू कंपनी की सेम ही रहती है, बट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी के प्राइस कम हो जाते हैं, शेयर्स के प्राइस कम हो जाते हैं। सो कॉर्पोरेट एक्शन या डिसीजन इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर को इससे पता लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे। हु डिसाइड कॉर्पोरेट एक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर। ओके, अब इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज एक्स डेट। देखिए एक्स डेट को आपको पेपर में लिखना है, ये वो फर्स्ट डे है ऑफ द नो डिलीवरी पीरियड। एक पर्टिकुलर डेट होती है, ठीक है, कंपनी ना हमेशा रिकॉर्ड डेट या बुक क्लोजर डेट फिक्स करती है। तो जो भी जिन भी शेयर होल्डर्स का नाम इस रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी की बुक्स में है, उनको तो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स यानी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे डिविडेंड मिलेगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे, राइट इशू मिलेंगे। लेकिन जिस भी इन्वेस्टर्स के नाम इस रिकॉर्ड डेट के बाद आता है, ठीक है, तो उनको ये कॉर्पोरेट बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो एक्स डेट का मतलब है जो भी फर्स्ट डे ऑफ द नो डिलीवरी पीरियड। तो अगर एक्स डेट से पहले किसी भी इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर शेयर्स खरीद रहा है एक्स डेट से पहले, तो उसको तो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन एक्स डेट के बाद खरीद रहा है या एक्स डेट पे खरीद रहा है तो उसको कॉर्पोरेट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। व्हाट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये फंड बनाया हुआ है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कि कई बारी अगर इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं शेयर्स, और दूसरे पार्टी जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो ही बिकम्स डिफॉल्टर, वो नहीं शेयर्स बदले में इशू कर रहा है या पेमेंट नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को कॉम्पनसेट किया जाता है एंड प्रोटेक्ट किया जाता है। व्हाट इज रिकॉर्ड डेट, तो मैंने अभी आपको ये बोला है, ये वो कट ऑफ डेट है कंपनी ने फिक्स किया है, जिसके बेसिस में डिसाइड किया जाता है कि किन शेयर होल्डर्स को ये कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी डिविडेंड, बोनस शेयर्स, ये सब मिलेंगे। तो नेक्स्ट है नो डिलीवरी पीरियड। तो इस पीरियड में सिर्फ ट्रेडिंग होती है, सेटलमेंट नहीं होती है। ट्रेड्स जो हैं वो सेटल होंगे आफ्टर द नो डिलीवरी पीरियड। व्हाट इज एक्स डिविडेंड डेट। सो ये डेट, the date on or after which a security begins trading।
तो इसको आप सिंपल देखो, ये आपको टेक्निकल डेफिनेशन लगेगी, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो बायर्स हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, दे विल नो लॉन्गर बी एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड which has been declared recently by the company on or after the ex dividend date। तो अगर कोई भी जो बायर्स हैं वो शेयर्स खरीद रहे हैं ऑन या आफ्टर द एक्स डिविडेंड डेट, तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिंपल। ओके, हाउ डिविडेंड यील्ड इज कैलकुलेटेड। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है, मैं इधर लिख देती हूँ, राइट। It gives the relationship between current price of a stock and the dividend paid by the issuing company during the last 12 month। कैसे कैलकुलेट करते हो? It is calculated as this: dividend upon current stock price। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, स्टॉक प्राइस कितना है 500, वो मैं इधर लिख दूंगी, और डिविडेंड कितना है 20, तो मैं ऊपर लिख दूंगी। तो 20 अपॉन 500 कितना हो गया? इट इज, ये डिविडेंड यील्ड है। वाई डू कंपनी अनाउंस स्टॉक स्प्लिट? कंपनी इसलिए स्टॉक स्प्लिट करती है, देखो क्यों, क्योंकि शेयर्स जो है अफोर्डेबल हो जाए। स्टॉक स्प्लिट करने की वजह से शेयर प्राइस जो है बेटा कम हो जाता है। आपको सिंपल इतना ही याद रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो अगर शेयर प्राइस कम हो जाता है स्टॉक स्प्लिट की वजह से, तो अब प्राइस कम हो गया तो अफोर्डेबल हो जाता है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि अब शेयर प्राइस कम हो गया, नाउ इट विल बिकम इजी फॉर देम टू बाय, इसलिए किया जाता है। दूसरा ये है टू इंश्योर लिक्विडिटी। तो अब ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको बोला है बढ़ जाते हैं, शेयर प्राइस कम होता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो शेयर्स जो है दे आर बॉट एंड सोल्ड इजिली, इसी को बोलते हैं हाई लिक्विडिटी। व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? तो ये तो हम कर चुके हैं कि सेटल करता है ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल गारंटी, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज पे इन एंड पे आउट डे? पे इन में क्या है ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये देखिए, इसको लेट मी, सॉरी, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब जो बायर है सिक्योरिटी का, वो क्या करेगा, इसने सिक्योरिटीज खरीदी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज को पे इन डे में क्या दे देगा, विल पे द मनी। और यहाँ पे सेलर है जिसने सिक्योरिटीज सेल की है, तो वो डिलीवर कर देगा अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। तो पे इन डे क्या हुआ, स्टॉक एक्सचेंज को बायर क्या दे देता है, मनी, क्योंकि उसने सिक्योरिटीज खरीदी है, और सेलर क्या दे देता है, सिक्योरिटीज डिलीवर कर देगा क्योंकि वो बेच रहा है। लेकिन पे आउट डे में क्या होता है, अब पे आउट डे यही ऐसे समझाती हूँ, अगर आपको लर्न करने में मुश्किल हो रही है तो ये वाला डायग्राम से आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मनी दे देगा पे आउट डे में सेलर को, और बायर को दे देगा सिक्योरिटीज, राइट। ओके, व्हाट इज बायबैक, बाय नहीं व्हाट होना था। हाउ डज कंपनी बाय इट? बाय बैक का मतलब है कि ये वो मेथड है जब कंपनी जो है अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर से खरीदती है। जो पहले इन्वेस्टर्स ने कंपनी से खरीदे थे मार्केट में, अब कंपनी क्या है, अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर से मार्केट में खरीद रही है। एंड मेन
यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे ये कंपनी करती है। अब सेबी, इसमें सेबी ने ही बोला हुआ है कि कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद सकती है, किससे? कोई भी जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उससे, या ओपन मार्केट से, या थ्रू द शेयर होल्डर्स हु होल्ड और लॉट शेयर्स। नाउ कमिंग टू यूनिट 9, कॉन्सेप्ट्स एंड मोड ऑफ एनालिसिस। तो कन्वर्जन पीरियड क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड जो है इट रेफर्स कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन पीरियड। तो जैसे अगर हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो कन्वर्जन पीरियड कितना होगा पर ईयर? इट वुड बी 2। और अगर या तो आपको इतना ही इसमें रखना है याद। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो कुछ प्रॉफिट कंपनी के पास रह जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, और वो प्रॉफिट जो है कंपनी अपने पास रखती है ताकि फ्यूचर में कभी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उस प्रॉफिट को यूज कर सके। तो वो प्रॉफिट को बोला जाता है रिटेन प्रॉफिट्स, और उन्हीं को बोलते हैं रिजर्व सरप्लस। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपके, आपको इम्पोर्टेंट है। ऐसे बैलेंस शीट दी होगी बेटा, इसमें आपको एप्लीकेशंस बताने दो और दो सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो सिंपल है, सिर्फ आपको कॉपी करना ऊपर से। एप्लीकेशंस में क्या आएगा? एप्लीकेशन का मतलब होता है फंड्स कहाँ का यूज हो रहे हैं। फिक्स एसेट्स को खरीदने में, यहाँ से देखिए, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लोन एडवांस एक्सेट्रा, राइट, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो ये फिर सोर्सेज बताने हैं कि कहाँ से पैसा कंपनी को मिला है। तो ये सोर्सेज है, शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, राइट। कोई भी दो दो आपको बताने थे, तो दो में आप एप्लीकेशन में ये बोल सकते हो फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, और सोर्सेज में ये वाले। नेक्स्ट पे आते हैं, सपोज यू आर गिवन टू ऑप्शंस कि आज आपको 10,000 मिले या 10,000 मिले 3 इयर्स के बाद, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? डेफिनेटली आई विल चूज ऑप्शन ए। वाई? क्योंकि because of time value of money, which says value of money received today is more as compared to value of money received at a future date। जो पैसा आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज बेटर। ओके, लिस्ट द फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का आप ये लिखोगे, एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन सी आती है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट। पीएनएल क्या बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। अच्छा, आपको मेथड्स बताने हैं फॉर एनालाइजिंग द कंपनी। देयर आर 3 मेथड्स: कॉर्पोरेट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। कॉर्पोरेट एनालिसिस जो है इसका मतलब कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं कि कंपनी की क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, एक्सेट्रा। फाइनेंशियल एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। और इंडस्ट्री में हम ये देखते हैं जो कंपनीज हैं, देखिए वो इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है? पावर इंडस्ट्री। ओके, अब आपको ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो वैल्यू ऑफ डिपॉजिट नहीं, आपको सॉरी, आपको अमाउंट निकालना है, वैल्यू मतलब अमाउंट। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, आपने 5,000 डिपॉजिट किए आज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, कितने साल के लिए? 2। तो इसको आपको सॉल्व करना है बस, और सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं।
1.08 इंटू 1.08, तो ये आ जाएगा 5832। दो सोर्सेज बताने आपको फंड्स के, एक तो है शेयर होल्डर फंड जिसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। इसका मतलब है ये वो पैसा है जो कंपनी के ओनर्स लगा रहे हैं। लोन फंड मतलब आपने बोरो किया आउटसाइडर से। नेटवर्थ ये वही हो गया शेयर होल्डर फंड जो मैंने अभी ऊपर बताया कि कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है, ओनर्स लगा रहे हैं, राइट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने आपको बताया अभी कि जो पैसा आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वो पैसा जो कल मिले। लोन फंड्स कौन से होते हैं, जो बोरो किए हमने आउटसाइडर से। तो दो तरह के, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन वो है कि जब हम बोरो करते हैं हमें बदले में कोई एसेट जो है मॉर्टगेज गिरवी रखवाना पड़ता है। अनसिक्योर्ड आपको कोई भी एसेट नहीं देना, मॉर्टगेज करना। ओके, फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि आपको बताना है ऑथराइज कैपिटल क्या है। मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। इशूड ये ऑथराइज का ही पार्ट है, ठीक है, जो कंपनी ऑफर करती है। सब्सक्राइब ये इशू का पार्ट है जो कैपिटल पब्लिक जो है एक्सेप्ट कर रही है। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। अब कंपनी ने सपोज 10 रुपीज कॉल किए थे लेकिन लोगों ने अभी कितना दिया, 8, तो 8 इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल, ठीक है, विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ओके, एप्लीकेशन में मैंने आपको बोला है फिक्स एसेट्स, ये वो एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस खरीदती है। इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, देन करंट एसेट्स वगैरह। ओके, व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट, ये तो अभी हमने पढ़ा था एनुअल रिपोर्ट में, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। बस आपको ये करना है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी इशू करती है। और एनुअल रिपोर्ट का ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर हमने किया था। रेशियो एनालिसिस लास्ट यूनिट, थैंक्स गॉड इट इज सच अ बिग वीडियो, ठीक है। मैराथन में इतना 10 चैप्टर्स फटाफट करवाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करना, इट इज रियली अ चैलेंजिंग टास्क, बट हियर आई एम देयर फॉर यू। तो ये मैंने आपके लिए ही वीडियो कंपाइल की है सो दैट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो है वो कवर हो जाएं। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू हाइप द वीडियो, ठीक है, so that it can reach to the maximum number of students, they can also get benefit, and all the important questions jo which are expected tomorrow in your board examination, they are here for you. So let's wind up with the last unit, ratio analysis। current ratio का मतलब क्या है, it is कि कंपनी की एबिलिटी देख, करंट यहाँ पे देखिए फर्म एबिलिटी टू पे करंट लाइबिलिटी। तो फर्म की क्या एबिलिटी है, ये रेशियो वो मेजर करती है क्या फर्म अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर पाएगी विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स। फॉर्मूला आपका ये वाला है जो आपको याद करना है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करने को आ सकती है जिसका फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो आपको ये फिगर्स दिए हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग कितना है 1 लाख, ये 50,000, क्लोजिंग तो ये कितना हो गया 1,50,000 अपॉन 2 इज 75,000, राइट। तो ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो हो गया एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे करते हैं, सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स कितनी है 2 लाख, प्रॉफिट कितना है 50,000, तो ये हो गया 1.5 लाख। तो अब आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला है कॉग्स इज 1,50,000 और एवरेज स्टॉक कितना था 75,000, ऊपर कैलकुलेट किया ना, तो रेशियो आ गई है 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्विक या एसिड एसेट्स कौन से होते हैं, फॉर्मूला एसिड टेस्ट रेशो। क्विक एसेट्स कौन से होते हैं, मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आपको पेपर में भी याद रहेगा। जो करंट एसेट्स है ना बेटा, उसमें से आप इन्वेंटरीज माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस कर दो, बस। और इसका फॉर्मूला ये है एसिड टेस्ट रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो क्या है, ये मेजर करती है कि फर्म क्या अपनी फाइनेंशियल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, वो पे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी इन द शॉर्ट टर्म। नाउ व्हाट डज ईपीएस मेजर, ईपीएस का मतलब होता है प्रॉफिट विच इज अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, तो हम ईपीएस करते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ गया अर्निंग पर शेयर, फॉर्मूला ये। ओके, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी। तो आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो सिंपल कैलकुलेट करके दिया है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में फिगर सब्स्टिट्यूट करनी है। नेट सेल्स कितना है, ये रही 80,000 इंटू 100, तो ये कट गया इधर, ये 4, ये 25, so answer is 25%, सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ईपीएस कैलकुलेट करना। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वो है, यहाँ पे 0 इधर आएगा और यहाँ पे भी 0 इधर आएगा। तो ईपीएस मैंने आपको बताया था प्रॉफिट अवेलेबल, यही फॉर्मूला है। इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट कितना है, ये रहा, ये प्रॉफिट है, यहाँ पे ना ये इधर देना था। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो ईपीएस आ गया 2.5। ओके, 3 फॉर्मूलाज ऑफ लिक्विडिटी रेशो। तो 3 फॉर्मूलेज है। करंट रेशो जो हम पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये इधर नहीं आएगा, ये आएगा इधर। एसिड टेस्ट रेशो ये भी बताया था मैंने। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स कौन से होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। करंट एसेट्स में से हम इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे, राइट। और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी हम कर चुके हैं ऊपर ही। ओके, नाउ आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन से हैं, इसमें से इन्वेंटरी है, बिल रिसीवेबल, राइट, ओके, एंड एडवांस टैक्स, ये भी आपका एसेट है। आपने दिया है कैश, तो आप इन चारों को कितना हो गया प्लस करेंगे, 50-50 1 लाख, 1 लाख 4, 134,000, देखिए ये आ रहा है। तो ये करंट एसेट्स हो गया, इन चारों को आप ऐड करोगे तो ये आ गया 1,000, ये आपकी करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी ये दोनों है, ये दोनों करंट लायबिलिटी है। तो फॉर्मूले में बस आपको डालनी है वैल्यूज, यहाँ पे ये देखो। ओके, नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये इट इज द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। सिंपल आप ये वाली एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि कितना पैसा कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट है, बोरोइंग है, और कितना शेयर्स में है। तो कौन सी रेशियोज होती हैं, डेप्ट इक्विटी, डेप्ट एसेट, इंटरेस्ट कवरेज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। व्हाट इज डेट एसेट्स रेशियो, it is total debt upon total assets, right? So best of luck to everyone for tomorrow's exam. I wish you all good luck. Please revise this thoroughly, ठीक है। ये वीडियो जो है, अगर वन गो में अभी आपको काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं याद हो पाए,
तो इस वीडियो को आप दोबारा 2x स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम it is going to, you can expect that it is going to be there in your exam tomorrow. So again, wish you very good luck to everyone. Thank you. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you, and please hype the video.